नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जुल्म और इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 11वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 11वें पार्ट को शुरू करते हैं। दोनों कुछ देर एक दूसरे की तरफ अपलक देखती रही। काजल को अपने सामने देख रामकला की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। काजल की आंखों के आगे पल भर में पिछली सब बातें चलचित्र की तरह घूमने लग जाती हैं। अंत में रामकला चुप्पी तोड़ते हुए, माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। बहुत बुरा किया हमने तेरे साथ, उसकी सज़ाई आज मैं भुगत रही हूँ। हमने तेरे साथ इतना गलत किया, उसकी वैसे भी कोई माफ़ी तो नहीं है। हम बहुत गलत थे बेटी, तेरे साथ मैंने जो भी किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। तूने हमको इतना आदर सम्मान दिया और हमने बदले में क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, आंसू और बेइज्जती। हो सके तो हमें माफ़ कर दे। रोते हुए उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लग गई। काजल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे फिर से रामकला और सूरज से उसकी मुलाकात होगी। उसके दिल में बहुत बेचैनी सी हो रही थी। सैकड़ों विचार दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे। इतने में अंदर से डॉक्टर आके, मरीज की दोनों टांगे ऑपरेशन कर काटनी पड़ी हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ देर में पेशेंट को होश आ जाएगा। आप लोग एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, उनके सामने कमज़ोर मत पड़ना और उनको हौसला देना। काजल, डॉक्टर से पूछ ऑपरेशन की फ़ीस और दवाइयों के रुपए जमा कर हॉस्पिटल से सीधा घर आके छत पे जाके बैठकर अपने अतीत के बारे में सोचने लग जाती है। आज ये काजल को क्या हो गया? बिना कुछ बोले आते ही सीधा छत पे चली गई। अपने पापा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। चेहरा भी एकदम उतरा हुआ सा लग रहा था। कुछ ना कुछ तो बात है, वरना ऐसे वो कभी नहीं करती। संस्था से आते ही सबसे पहले मेरे पास बैठ के दिन भर की सब बातें बताती है। हॉल में बैठा हुआ धर्म सिंह मन ही मन ये सब बातें सोच रहा था। कुछ देर वो हॉल में बैठा रहने के बाद उठ के बाहर घूमने चला जाता है। घूमते घूमते वो अपने खेतों की तरफ जाने वाली पगडंडी की ओर चल देता है। वहां सामने से उसको खेतों की तरफ से आता हुआ महेंद्र मिल जाता है। महेंद्र, अरे भाई, कहाँ घूम रहे हो? धर्म सिंह, घर पे बोर हो रहा था तो सोचा कुछ देर बाहर घूम आता हूँ, मूड थोड़ा सही हो जाएगा। महेंद्र, बात तो तेरी एकदम सही है। खेतों की शुद्ध हवा की तो बात ही निराली है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, जिसे देख दिल खुश हो जाता है। मैं तो सच पूछो भाई, दिन में खेत के 4 चक्कर तो लगा ही लेता हूँ। धर्म सिंह, क्या करूँ यार, मेरे को तो समय कम मिलता है। संस्था के भी काम करने में मदद करता हूँ और घर भी संभालना पड़ता है। कभी कभार ही इधर आने का मौका मिलता है। महेंद्र, चल ना, वहाँ पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं। दोनों पेड़ की छांव तले जाके तने से पीठ लगा के बैठ अपनी बचपन की बातें करने लग गए। वो बचपन के दिन भी कितने सुनहरे थे ना। ना कोई टेंशन बाजी, बस सारा दिन मस्ती करने में जाता था। धर्म सिंह बोला, अब तो वो वक्त जा चुका है मेरे भाई। पहले वाली कोई भी बात ही ना रही। सब कुछ बदल गया। ना वो रिश्ते नाते हैं और ना ही भाइयों में वो पहले जैसा प्यार रहा। उदासी भरे लहजे में महेंद्र बोला। दोनों को वहाँ बैठे बैठे करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। धर्म सिंह अपनी कलाई घड़ी में समय देखकर, घर चलें भाई, शाम के 6 बज चुके हैं, बहुत देर हो गई। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। काजल घर पर अकेली है, मैं तो उसको बिना बताए ही चला आया। मुझे घर में ना पाकर वो परेशान हो जाएगी। अरे भाई, इतनी चिंता मत किया कर, जब तू उसको ना दिखेगा तो फोन कर लेगी, कहते हुए महेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों भाई वहां से उठ के घर की तरफ चल दिए। धर्म सिंह घर पहुंच के काजल को 2-3 बार आवाज देता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। कि काजल जवाब क्यों नहीं दे रही? मन ही मन सोचते हुए वो उसके कमरे में चला जाता है। अरे, ये क्या, वो तो कमरे में भी नहीं है। बुदबुदाते हुए वो सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ छत पर चला जाता है। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद कोने में घुटनों पे सिर टिकाए बैठी काजल पे उसकी नजर जाती है। उसको इस तरह से बैठी देख वो लगभग भागते हुए उसके पास पहुंच गए। धर्म सिंह, काजल, मेरी बच्ची, क्या हुआ? मैं कब से तुझे आवाज दे रहा था और तूने जवाब तक नहीं दिया।
क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोल ना। देख, तेरी ये चुप्पी मुझसे सही नहीं जा रही। किसी ने कुछ कहा हो तो बता दे। अपने पापा की बात सुन काजल की रुलाई फूट पड़ी। वो रोते हुए अपने पापा के गले लग जाती है। अपनी बेटी को इस तरह से रोती देख धर्म सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। अरे, तुम तो मेरी बहादुर शेरनी हो। तुम तो हजारों असहाय लोगों की मसीहा हो। तुम ही इस तरह से कमजोर पड़ रही हो तो उन लोगों का क्या होगा जो तेरे रेन बसेरे में रहते हैं। चुप हो जा बेटा, वरना देख ले मैं भी रोने लग जाऊंगा। कहते हुए धर्म सिंह उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसके आंसू पोंछ देते हैं। जब काजल रोना बंद कर देती है तब धर्म सिंह, सच सच बता बेटा, किस वजह से तेरी आंखों में आंसू आ रखे हैं। तेरे को रोता देख मेरे दिल पे इस समय क्या बीत रही है वो तुम नहीं समझ पाओगी। काजल, ये अतीत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। जितना मैं इससे दूर भागने की कोशिश करती हूँ उतना ही ये मेरे सामने आ जाता है। पता नहीं ये जिंदगी मेरे से चाहती क्या है। धर्म सिंह, ये तुम आज कैसी बातें लेके बैठ गई। जो हो चुका उसे तो तुम भूल चुकी थी। अब आज ही किस अतीत की बात कर रही हो। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। काजल, पापा, वो आज सूरत और उसकी माँ से मुलाकात हुई। क्या कहा तूने? क्यों मिली उन लोगों से? क्या लगते हैं वो तेरे? जब उनसे रिश्ता ही खत्म हो चुका है तो क्या सोच के तुम उनसे मुलाकात करने चली गई? मिलने से पहले उन्होंने तेरे साथ क्या किया था वो सब तो सोचती। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी जो बिना कुछ सोचे मुंह उठा के उनसे मिलने चली गई? मुझे तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में आके धर्म सिंह बोला। काजल, प्लीज पापा, आप शांत हो जाइए। एक बार मेरी बात तो सुनो। धर्म सिंह, क्या क्यों सुनूं और क्या सुनूं? अब सुनने को तूने क्या छोड़ा है? काजल, पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वो बात नहीं है। मैं भला उनसे क्यों मिलने जाऊंगी। वो तो इत्तेफाक से उनसे आमना सामना हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर? सच कहूं तो मुझे आज तेरे पे बहुत गुस्सा आ रखा है। मुट्ठियां भींचते हुए धर्म सिंह बोला। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद भी अगर आपको मेरी गलती लगी तो आप जो चाहे सजा दें। काजल उसके पैरों के पास बैठते हुए बोली। धर्म सिंह, बता, क्या बताना चाहती हो? काजल, पापा, वो सूरत का भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। अपनी गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो अपने हेल्पर उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। खून बहुत ज़्यादा बह गया था तो डॉक्टर ने ब्लड का इंतजाम करने को बोला। हेल्पर ने मेरे पास फ़ोन किया और सब बताया तो मैं हॉस्पिटल चली गई। मेरा ब्लड ग्रुप सूरत के ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा था तो मैंने उसको ब्लड दे दिया। उसके मुंह और सिर पे पट्टियां बंधी होने के कारण मैं उसको पहचान नहीं पाई। जब ब्लड दे के बाहर आई तब रामकला और मेरा सामना हो गया। वो मेरे पैरों में गिर के नाक रगड़ के माफ़ी मांगने लगी। बोल रही थी, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। उसके किए की सज़ा वो भुगत रहे हैं। उनका घर ज़मीन सब बिक चुका है। वो लोग बेघर हो चुके हैं। खुद उनकी बेटी ने भी उनको अपने घर से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। अपनी संस्था का नाम सुन के वो लोग वहीं रहने शहर आए थे। उससे पहले कि वो दोनों अपने रैन बसेरे में पहुंचते सूरत का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसकी दोनों टांगे कट चुकी हैं। मैं तो फीस जमा कर वहां से सीधा घर आ गई। मेरा विश्वास कीजिए पापा, उसकी माँ ने मेरे साथ जो किया उसका वो बहुत पश्चाताप कर रही हैं। उसकी हालत और बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे उनको अक्ल आ चुकी है। धर्म सिंह, ये सब तेरे से उस रामकला ने कहा होगा। काजल, हम्म। धर्म सिंह, जैसे बुरे कर्म करे थे उनका एक ना एक दिन तो फल तो मिलना ही था। चलो सही है, उनकी अकल तो ठिकाने आई। काजल, अब आपको मेरे को जो भी सजा देनी है दे सकते हैं। मैंने तो जो भी किया इंसानियत के नाते ही किया है। आप ही तो हम सब बहनों को बचपन से लेकर आज तक यही सिखाते आए हैं ना, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। बेशक सामने वाला अपना दुश्मन क्यों ना हो, पर जब वो किसी मुसीबत में हो और तुमसे मदद मांगे तो दुश्मनी को भूलकर इंसानियत निभानी चाहिए। धर्म सिंह, सॉरी बेटा, वो गुस्से में तुझे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। काजल, कोई बात नहीं पापा, आप बड़े हैं, आपका हक है। वैसे भी पापा, उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरे लिए अजनबी हैं। धर्म सिंह, दोनों बतिया ही रहे थे कि इतने में काजल का मोबाइल बज उठा। जैसे ही उसने कॉल पिक की उधर से आवाज़ आई,
क्या आप काजल जी बोल रही हैं? काजल: हाँ, मैं काजल ही बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैम, आप दिन में जिस सिटी हॉस्पिटल में ब्लड दे के गई थी, मैं वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बोल रही हूँ। काजल: बताइए आपने मेरे को कॉल कैसे करा? मैम, जिस पेशेंट को आपने ब्लड दिया उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। फैमिली फॉर्म में आपके साइन और फ़ोन नंबर देख ही आपको ये बताने के लिए कॉल किया। वो पेशेंट बार बार आपका नाम पुकारे जा रहा है। प्लीज़ आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाइए, बोल के उस लड़की ने फ़ोन कट कर दिया। क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? तेरे चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है जैसे कोई इमरजेंसी हो। धर्म सिंह बोला। काजल: वो हॉस्पिटल जाना होगा अभी के अभी। क्यों, तेरा क्या काम वहाँ? चौंकते हुए धर्म सिंह बोला। पापा, वो सूरत के फैमिली मेंबर की जगह मैंने साइन कर दिए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस हो रखी है, उनको जिंदा रख रहने के बहुत कम चांसेस हैं। पापा, मैं जाऊँ या नहीं? धर्म सिंह: क्या बताऊँ बेटा, मेरे मन में बार बार वो अतीत, उन्होंने हमारे साथ जो किया वो सब आ रहा है। काजल: पर पापा, अब उनको अपने किया का अफसोस हो चुका है और वो सूरत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैंने तो शास्त्रों में भी यही पढ़ा है कि मृत्यु शैया पर पड़ा इंसान, जिसको अगर अपनी गलती का पश्चाताप हो, उसको माफ़ कर देना चाहिए। धर्म सिंह: तेरी बात भी अपनी जगह सही है। इतने में ही फिर से काजल का मोबाइल की रिंग बज उठी। मोबाइल की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर को देख, पापा, फिर से हॉस्पिटल से फ़ोन है। धर्म सिंह: बात कर बेटा। मैम, जल्दी से जल्दी पहुंचो, पेशेंट के पास ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं है। गंभीर लहजे के साथ उस लड़की ने कहा। धर्म सिंह: जा बेटा, वो लोग अपनी करने जाएंगे, जैसा किया था उसका परिणाम भुगत रहे हैं। हम क्यों उनके जैसा बने? हम उन जैसे बने तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? अपने पापा की बात सुन बैग उठा वो हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकल पड़ी। आधे घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसको आती देख रामकला रोते हुए उसके पास दौड़ती हुई आती है। एक बार मेरे बेटे से मिल ले बेटी, वो आखिरी सांसें गिन रहा है। तेरे साथ उसने जो भी किया उसका फल आज भगवान ने उसको दे दिया। तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ बेटी, एक बार वो क्या कहना चाह रहा है जाके सुन ले। रोते हुए रामकला बोली। काजल: देखिए माँ जी, आप लोग कहीं से ये मत समझ लेना कि मैं आपसे रिश्ता जोड़ रही हूँ। मैं यहाँ केवल इंसानियत के नाते आई हूँ। वैसे आपके बेटे की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, पर क्या करूँ, अजीब धर्म संकट में फंस गई हूँ। रामकला: तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, रहम कर बेटी हम पर। एक बार के लिए हमने तेरे साथ जो करा वो भूल जा प्लीज़। तुझसे वादा कर रही हूँ, हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। मैं समझ रही हूँ इस वक्त हमें देखकर तुझ पर क्या बीत रही होगी। जाने अनजाने में हमारे कारण तुमको अपने बीते दुख दर्द याद आ गए। माफ़ कर दे हमको। तेरे हम वो गुनहगार हैं जिसकी जितनी सजा दी जाए वही कम है। रामकला की बात सुन वो आईसीयू की तरफ चली जाती है। उस समय डॉक्टर और कंपाउंडर बाहर खड़े सूरत के बारे में ही बात कर रहे थे। काजल: क्या मैं पेशेंट से मिल सकती हूँ? डॉक्टर: यस यस काजल जी। वैसे भी वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैंने उसकी माँ को बोल दिया है, इनके फैमिली मेंबर को मिलने के लिए बुलाना चाहो तो बुला लो, पर उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके परिवार में कोई नहीं है। काजल: ओके। काजल आईसीयू में चली जाती है। वहाँ बेड पे पड़ा सूरत लगातार कहरा रहा था। वो उसके सामने जाके खड़ी हो गई। उसको अपने पास खड़ी देख सूरत की आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं और वो कांपते हुए उसके आगे हाथ जोड़ देता है। तुम आ गई काजल, मैंने तेरे को बहुत दुख तकलीफ दी। हो सके तो मुझ अत्याचारी को माफ़ कर देना। अपनी करने का फल आज मैं भुगत रहा हूँ। मैंने लालच में आकर सब अपने हाथों बर्बाद कर लिया। ना ही मैं अच्छा इंसान बन पाया और ना ही अच्छा पति। मैं तो तुम्हारे तो क्या किसी भी लड़की के लायक नहीं था। क्या करता, मुझे जैसे संस्कार दिए गए मैं वैसा ही बन गया। कभी भी अपने दिमाग से काम ही नहीं लिया और ना ही क्या सही है और क्या गलत ये समझने की कोशिश की। लेकिन जब से अपनों का असली रंग देखा
उनकी ठोकर खाई, तब मेरे को अकल आ गई। मेरे को अपने गुनाहों का एहसास हो गया। मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत पश्चाताप भी कर रहा हूँ। तेरा हाथ थाम के मैंने खुद ही इन हाथों से तुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख, आज मैं कितना बेबस, असहाय और लाचार हो गया। अपने बुरे कर्मों की वजह से आज हम बेघर हो गए। मुझे माफ़ कर दो काजल। अपने जीवन की इस आखिरी घड़ी में मैं अपने गुनाहों की तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना काजल, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के उसकी गर्दन दूसरी तरफ लुढ़क गई। काजल भाग के डॉक्टर को बुला कर ले आती है। डॉक्टर आके उसकी नाड़ी वगैरह देखकर ना में सिर हिला देता है। डॉक्टर, सॉरी मैम, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। काजल बाहर आके हॉस्पिटल के जो पेपर होते हैं उन पे साइन वगैरह करने लग गई। सूरत अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही रामकला को ये बात डॉक्टर ने बताई, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। हाय राम, हाय राम, ये क्या दिन दिखा दिए तूने। मेरी ही जान ले लेता, अब मैं किसके लिए जीऊँगी। मेरा एकमात्र सहारा भी तूने मेरे से छीन लिया। अब कौन मेरे बेटे की अर्थी को कंधा देगा। हे भगवान, मुझे भी उठा ले। मैं जी के क्या करूँगी। अपने बुरे कर्मों का फल मिल गया मुझे। मैं कहाँ जाऊँगी अब। काजल, देखिए माँ जी, आपका दुख मैं समझ रही हूँ। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। काजल फ़ोन पर अपनी संस्था के हेल्परों को बुला के उनको सूरत का अंतिम संस्कार करने भेज देती है। रामकला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो रोते हुए हॉस्पिटल से निकलकर सड़क के बीचों बीच चलती हुई जाने लग जाती है। इसने मेरे साथ जो करा, उसको देखते हुए तो मुझे भी इसके साथ वैसा ही करना चाहिए। पर मैं इंसान हूँ, इनकी तरह हैवान नहीं। वैसे भी मेरा काम असहाय बेबस लोगों को सहारा देना है। अब ये इस उम्र में कहाँ जाएगी। ना सिर छिपाने के लिए कोई छत है और ना ही अपनों का सहारा रहा। क्यों ना इसको भी अपने रैन बसेरे में ले जाऊं, जहां लोग दो रोटी खाते हैं वहीं ये भी खा लेगी। वैसे भी जैसी भी हो, पर है तो असहाय और लाचार औरत ही। मुझे इंसानियत निभानी ही होगी। मन ही मन सोचते हुए काजल उसके पीछे भागती हुई जाके उसका हाथ पकड़ के सड़क के किनारे की तरफ खींच लेती है। मर जाने देती, क्यों बचा रही है मुझे। सब जानते हुए भी कि मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे बचा रही हो। मुझ जैसी को इस समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वैसे भी किसके लिए जीना, मेरा तो अपना कोई रहा ही नहीं। मेरी खुद की औलाद ही मेरे साथ दगा कर गई। सुबकते हुए रामकला बोली, काजल, आप मेरे साथ चलिए। हमारी संस्था में हजारों असहाय लोग बड़े आराम से रह रहे हैं। सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी वहां जाके रह सकती हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वहां सब आपस में मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। रामकला, किस मुंह से तेरे साथ जाऊं। क्या बताऊंगी वहां कि मैं बहुत घटिया औरत हूं, जिसने अपनी बहू को दहेज के लिए धक्के मार के घर से निकाल दिया था। और आज मैं जिस जगह खड़ी हूं, ये मेरी उसी बहू की संस्था है। तुम रोजाना मेरे को देखोगी तो तुम्हें वो अतीत याद आएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण अब तुम्हारे चेहरे पर उदासी आए। पहले ही मैं तेरे साथ बहुत बुरा कर चुकी हूँ। इन सब बातों को भूल जाइए माँ जी। वो सब आपकी गलत सोच और लालच की वजह से हुआ था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। अब आपको पता चल गया कि किसी की बेटी के साथ गलत करने का परिणाम क्या होता है। वैसे भी सुबह का भूला श्याम को घर लौट आए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। मेरी संस्था के द्वार आपके लिए खुले हैं, आगे आपकी मर्जी है। काजल की बात सुन वो उसके पैरों में गिर जाती है। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटी, जो मुझ जैसी को उस वक्त सहारा दे रही है जब मेरे अपने भी मुझसे मुंह मोड़ गए। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने। तुम तो साक्षात दयालुता की जीती जागती मिसाल हो। तेरा एहसान मैं जीते जी तक नहीं भूल पाऊंगी। काजल उनको कंधे से पकड़कर सहारा देके खड़ा करती है। हेल्पर को फोन कर गाड़ी बुला के रामकला को अपने साथ असहायों के रैन बसेरे में ले जाती है। काजल के दिल में खुद के लिए इतनी दरियादली देख रामकला का सिर शर्म से झुका जा रहा था। वहाँ सबसे उसका परिचय करवा के उसको कमरे में छोड़ के वो घर आ जाती है। घर पहुँचते ही धर्म सिंह, आज तो बहुत देर कर दी बेटा तूने आने में।
इतना समय कहाँ लगा दिया? काजल अपने पापा को सब बातें विस्तार से बता देती है। धर्म सिंह उसके सिर पर हाथ रख मुस्कुरा देता है। अगले दिन काजल अपने केबिन में बैठी संस्था के कुछ कामकाज के बारे में धर्म सिंह और वहां काम कर रहे हेल्परों से कुछ डिस्कस कर रही थी। इतने में मिस्टर नवीन कश्यप आके केबिन का डोर नॉक करते हैं। काजल अंदर आ जाइए। अपने सामने नवीन कश्यप और उसकी मां को देख काजल कुर्सी छोड़ उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। धर्म सिंह हेल्परों को बाहर भेज देता है। धर्म सिंह उनको बैठने के लिए कहता है। काजल आपने क्यों कष्ट किया? कुछ काम था तो फोन कर देते, हम ही वहां आ जाते। नवीन कश्यप ये काम दूसरे कामों के से अलग है, इसलिए हमने सोचा आमने सामने बैठ के बात करना सही रहेगा। काजल आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी इसमें समझने वाली क्या बात है, ये तो कहने में हिचकिचा रहा है। चलो मैं ही बता देती हूँ। ये तुझे बहुत पसंद करता है। इसने रट लगा रखी है कि शादी करूंगा तो काजल सी जी से ही, वरना किसी से भी नहीं। नवीन कश्यप की मां सुषमा ने अपने बेटे की जगह जवाब देते हुए कहा। काजल ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं इस शादी के पचड़े में एक बार फंस के बहुत कुछ गवा चुकी हूँ। मैं अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग कोई और लड़की देख लो। मेरी जिंदगी का मकसद अब इन असहाय लोगों के जीवन में खुशियां भरना ही रह गया है। नवीन कश्यप जिंदगी बहुत लंबी होती है काजल जी। हर इंसान को अपने साथी के सहारे की जरूरत होती है। अभी आप आगे का नहीं सोच रही हैं। आज तो आपके पापा आपके साथ हैं, वो हमेशा जिंदा थोड़ी ही रहेंगे। आज नहीं तो कल आपको शादी तो करनी ही पड़ेगी। उम्र के एक पड़ाव में हर इंसान को अपने जीवन साथी का साथ चाहिए। अभी आपकी उम्र शादी लायक है। मेरा कहा मान लो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। काजल माफ करना जी, इसके अलावा और कोई बात हो तो करो, वरना इस शादी के टॉपिक को यहीं के यहीं बंद करें। काजल की बात सुन सुषमा को गुस्सा आ जाता है। सुषमा चल बेटा, क्यों इसके आगे गिड़गिड़ा रहा है? इसको शायद अंदाजा नहीं, हमारे घर की बहू बनके समाज में इसकी कीमत बढ़ जाएगी। असल में सुषमा और नवीन भी उसके बाप की दौलत और काजल के समाज में ख्याति को देख लालच के वशीभूत होकर ही रिश्ते की बात लेकर आए थे। उनको काजल से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो काजल की बाप की दौलत से। खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। एक तो हम आगे से पहल करके रिश्ता लेकर आए हैं, और ये है कि नाक पे मक्खी ही नहीं बैठने दे रही। एक तो तलाकशुदा, और नखरे तो देखो जैसे महारानी हो। हम तो ये सोच के रिश्ता लेकर आए थे, तलाकशुदा है, मेरे बेटे के सहारे इसकी जिंदगी कट जाएगी। अपनी माँ की बात सुन नवीन चेयर छोड़ खड़ा हो जाता है। काजल जी प्लीज एक बार मेरी बात पे गौर करना। बिना पति के जिंदगी नहीं कटेगी, याद रखना। मैं आपका वो सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक मिनट कश्यप जी, मुझे ऐसे सहारे की जरूरत नहीं जो हर पल मुझे ये फील करवाए कि उसके सहारे के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। लड़की हूँ इसका मतलब कमजोर थोड़ी ही है। और रहा माँ जी की बात का जवाब, तो सुनो, मैं एक बार बहू बनने की कीमत चुका चुकी हूँ। मुझे नहीं बनना बहू जहाँ हर दिन घर की बहू बनने की कीमत वसूल की जाए। अभी बात चल ही रही थी, इतने में रामकला किसी काम से केबिन में आ जाती है। वो वहां साइड में खड़ी सब बातें ध्यान से सुनने लग जाती है। उसको भी नवीन और उसकी माँ की बात सुन गुस्सा आ जाता है। आप लोग जो भी हो, कान खोल के सुन लो। हमारी बिटिया किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। ये तो हम जैसे हजारों लोगों का सहारा बनी हुई है। आप लोग क्या सहारा बनोगे इसके? रामकला बीच में ही उनकी बात काटते हुए बोल पड़ी। सुषमा आप बीच में बोलने वाली होती कौन हो? इतनी भी तमीज नहीं है? जब दो लोग बात कर रहे हों तो तीसरे का बीच में क्या काम? रामकला मानती हूँ, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, पर यह बात मेरी बेटी की है तो मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। काजल आप जा सकते हैं मिस्टर नवीन कश्यप। मेहरबानी करके अपनी सोच बदल लीजिए। मुझे ऐसे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं जहां मेरे आत्म सम्मान को चोट पहुंचाई जाए। मेरे लिए मेरे आत्म सम्मान ही सब कुछ है। एक बार बहू बनने की जो कीमत अदा करी, वो भूल अब दोबारा नहीं करना चाहती। तो दोस्तों ये थी कहानी का अंतिम पार्ट, और कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसके कंप्लीट पार्ट कल की वीडियो में आएंगे।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए